जो छात्रा है उसके लिए क्या नीति है, क्या इस देश की शिक्षा राष्ट्रीय सकल उत्पादन के लिए काम करने वाली है, क्या ये राष्ट्रीय नीति सभी को साथ लेके चलने वाली है, जो कि एससी एसटी ओबीसी, जो गरीब लोग हैं, दलित है, जंगल में रहने वाले आदिवासी है, जो बस्ती बाढ़ में रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो ये जो नीति बनाई गई है, तो इस नीति में जनसांख्यिकी प्रधानमंत्री की अगुवाई से लेकर उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नवाचार रखकर ये नीति बनाई और इस नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य होगा छात्रों की जरूरी कौशल्य विज्ञान में लेस करना, मजबूत करना, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमी और साहित्य में उनको सुपर पावर करना, देश को, राष्ट्र को सुपर पावर करना और राष्ट्र को स्थापित करना। जैसे कि पावरफुल जो देश है, जैसे अमेरिका है, चीन है, तो हमारी जो जनसंख्या है, जो पावर है हमारे पास युवाओं की, इस युवा की पावर को साथ में लेकर इस देश को एक इकोनॉमिकल मजबूती से खड़ा करना, ये शिक्षा की नीति होती है। परिणाम के दृष्टि से विचार किया जाए तो शिक्षा की अभिवृद्धि दृष्टि, शिक्षा का प्रयोग सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि करने हेतु, अधोगति करने हेतु किया जा सकता है। लेकिन पिछले शिक्षा नीति 1986 हो या 92 का उल्लेख हो, और वह स्वीकार किया है कि उन शिक्षा नीतियों का सपना अधूरा है और आज भी पिछड़े समाज और पिछड़े क्षेत्रों से शिक्षा का सही प्रसार नहीं किया गया। इसमें आरटी एक्ट की लोग बड़ी जोर शोर से तारीफ करते और बोलते हैं कि जब से आरटी एक्ट आया है तब से बच्चों को शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दी गई है, पर यह दावा झूठा साबित हुआ है। वास्तव में आरटी एक्ट 2009 में पिछड़े वर्ग के लिए 25% का मतलब 25% का आरक्षण का प्रावधान है और बड़े पैमाने पर इस कानून की अवहेलना की जाती है। अंत पिछड़े वर्ग के लिए यह बेकार साबित हुआ है। इस नीति के कुछ अपेक्षा थी, क्यों इतने बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग की छात्र स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 12वीं कक्षा तक 50% लड़के पढ़ाई न कर पाते, वहां से छोड़ देते हैं। आरटी एक्ट 2010 जो लागू हुआ वह विफल हुआ है। इस असमानता का दूर करने का क्या तरीका है, लेकिन इस नीति में इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एजुकेशन इसे नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा जो छोटे स्कूल है, इस छोटे स्कूल की जो 20 के नीचे की संख्या है छात्राओं की, उस स्कूल को बंद करने की योजनाएं बनाई है। और जहाँ पे एक शिक्षक की स्कूल है जो 1,19,303 स्कूल है देश में, जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे, महाराष्ट्र में 72,000 स्कूल बंद किए गए हैं और ऑल ओवर इंडिया में अगर इतने स्कूल बंद हो जाएंगे तो शिक्षक अतिरिक्त हो जाएंगे, शिक्षक अतिरिक्त हो जाएंगे, नई भर्ती भी नहीं होगी, तो बच्चों को कौन पढ़ाएंगे। और जो शिक्षा की बात कर रही है राष्ट्रीय नीति, क्या बोल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जहाँ से हम कौशल्य निर्माण करेंगे। देश में बड़ी जोर और शोर से बोला जाता है कि हमारे पास रोजगार है, लेकिन लोगों के पास स्किल नहीं है, स्टूडेंट के पास स्किल नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आपको ये इनके जो कुटिल पहलू है ये मैं बोलती जाऊंगी, आप जरा ध्यान से सुनिए। मौलिक अधिकार जो है शिक्षा का कि 6 से 14 साल के बच्चों को आर्टिकल 21 के, मैं थोड़ी मराठी वाली हूँ तो मेरी हिंदी आप थोड़ा झेल लेना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा हो जाएगा। तो ये जो नीति है, ये जो अनुच्छेद है, जो संविधान के तहत बच्चों को जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार में
6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान को इन्होंने पूरा तोड़ मोड़ के रखा है। और इन्होंने जो आरटी एक्ट 2010 को जो मंजूरी दी थी, क्या मंजूरी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके ऊपर एक आरोप लगाया कि आप बच्चे की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो राज्यों ने जो नीति बनाई उस नीति में उन्होंने पूरे स्टूडेंट को हम मुफ्त शिक्षा देंगे और ये आर्टिकल 21 की ए में शामिल करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाद में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसका उल्टा उन्होंने बनाया। क्या बनाया? इन्होंने बनाया कि ये जो छोटे स्कूल है, ये जो कम संख्या वाले लड़की की छात्रा की स्कूल है, इस छात्रा के स्कूलों के ऊपर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो इस स्कूल को हम समुचित स्कूल बनाएंगे, समूहक स्कूल बनाएंगे और एक ही जगह पे सबको मिला के 25 या 30 किलोमीटर के लड़कों को एक ही जगह में रख के हम पढ़ाएंगे। सोचो, मैं भी आदिवासी समाज से आती हूँ और आप भी पिछड़े समाज और ऐसे ऐसे जगह से आए हैं, तो आप समझ जाते हो। जो वाड़ी है, बस्ती है, जो मजदूरी करते हैं, जो लेबर लोग हैं, कोई भिखारी लोग हैं और कोई झोपड़पट्टी वाले लोग हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद प्राइमरी टीचर हूँ। जब हम बुलाने जाते हैं, जब हम 10 बजे जाते हैं, तो लड़का अपना टाइम चुका लेता है और भाग जाता है खेती बाड़ी में, जंगल में। तो अगर ऐसे लड़के भाग जाएंगे, इनकी गाड़ियाँ लड़कों को लेने आएगी। 3 साल जो अभी फार्मूला बताया था प्रस्तावना में, 10+2 का फार्मूला उन्होंने चेंज करके 5+3+3+4 का फार्मूला उन्होंने जो रखा है। 3 साल का बच्चा इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तभी उन्होंने मार्गदर्शक तत्वों में कर्तव्य में 51 में अनुच्छेद 51 में एक पॉइंट रखा कि माँ बाप का कर्तव्य है 11 में कि वो लड़कों को सजा सवर के पाउडर लगा के स्कूल में भेजे। लेकिन जो माँ बाप के पास टाइम नहीं है, खाने के मुमताज है, जो काम के लिए दौड़ते हैं, वो अपने 3 साल के बच्चों को किसके आधार पर इतने दूर भेजने को तैयार रहेंगे? या काम छोड़ के घर में बैठेंगे, या वो उन जैसे कि हम पास्को में चले जाते हैं। आरटी एक्ट का एक ये है, छोटी बच्चियाँ है, अभी 6 महीने की बच्चियों को कोई नहीं छोड़ता है। किसी जंगल से, किसी टोटम जो गुड़े हैं, जो छोटे छोटे गांव है, जंगल में है, हमारे आदिवासी जीवती जैसे जगहों में, पहाड़ों में जो स्कूल है, उस स्कूल को बंद किया जाएगा, तो क्या लड़का वो शहर के बाजू आजू में जो संकुल बना है, उस संकुल में पढ़ने के लिए कैसा आ सकता है? तो ये पूरी की पूरी साजिश है कि SC ST OBC और जो पिछड़ा वर्ग जो ऐसे जगह पे रहता है, उस जगह से छात्राओं की शिक्षा बंदी लागू करना, यही उसका कुटिल नीति और कुटिल पहलू है। तो साथियों, आगे मैं जाके ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम माँ बाप अगर 7-8 बजे पहुँचते हैं और लड़का 3 साल का लड़का कहाँ जाके रहेगा, कब आएगा? अगर ड्राइवर में प्रॉब्लम है, जो वाहन चालक अच्छे नहीं है, बीच में किधर गया, किसका मर्डर हुआ, किसका रेप हुआ, उसका जिम्मेदार, और इसकी क्या नीति है? इस नीति में कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। और मैं एक बात आपसे इगा करना चाहती हूँ, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस नीति के तहत या आरटी एक्ट के तहत अगर कोई लोग उसकी अवहेलना करता है, उस कायदे को तोड़ता है, या सभी बच्चों के ऊपर अन्याय होता है, उसको बैड टच होता है, तो क्या सजा देने का प्रावधान है? किसको सजा दी आज तक? कितने लड़कियों की जिंदगी मतलब मौत के दायरे में उतर रही, और ये बहुत ही क्रूरता की नीति है। और इस नीति से हमारे बहुजन लोग बड़े पैमाने पर
वंचित रहने वाले हैं, हमारे बच्चे वंचित रहने वाले हैं और इस नीति का समर्थन हम कदापि नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इस नीति का प्रावधान क्या है? इस नीति में जब से 2014 से लेकर आज तक हमारे टीचरों का बहुत आंदोलन चला है, स्टूडेंट का आंदोलन चला है, लेकिन उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, सरकार भी नहीं बोल रही है और कोई उसके ऊपर समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक दूसरी से 8वीं तक के बाद में जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा हटाने का सुझाव है और सीधे डायरेक्ट केंद्र की इसमें वो परीक्षा का सुझाव दिया गया है, मतलब राज्य को जो परीक्षा लेने का अधिकार था उसी अधिकार को भी निकाल दिया गया है और सीधा के सीधा केंद्रीय सूची में उसको डाल दिया गया है। उच्च शिक्षा में ये प्राइवेट शिक्षण संस्था जो है सुझाव देते कहते हैं कि प्राइवेट संस्थानों में जाति के आधार पर आरक्षण हो सा। इससे यह भी प्रावधान है कि आरक्षण की जो परिवार की आय पर निर्धारित रहेगा, जिसकी आय ज़्यादा है उसके लड़कों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय संविधान की हम बात करें तो पिछड़ा जो वर्ग है वो जाति के ऊपर, जाति जो जातियों के साथ हजारों सालों से प्रथा पीड़ना हुई है उनको आरक्षण की नींव है, लेकिन मूलभूत मतलब फंडामेंटल्स राइट्स तोड़ने का पूरा प्रावधान इस शिक्षा नीति में है। ज़्यादा फीस लेकर देखो, एनआईटी है, आईआईटी है और सरकारी जो स्कूल है, जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो जब स्टूडेंट की एडमिशन होने के बाद जो बाकी स्टूडेंट बचते हैं तो बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल है, निजी कॉलेज है, जिस कॉलेज में लड़के एडमिशन लेने जाते हैं जब आरक्षण की बात आती है तो आय के ऊपर आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आय उसकी कम है तो एडमिशन लेने गया तो वहाँ पे भी भेदभाव होता है। और रोहित में वेमुला हो या पायल तड़वी हो या बम्बई आईआईटी का वो शुभम हो और ऐसे कितने सारे लड़के हैं जिनकी ज़िंदगी से मतलब ज़िंदगी छोड़ के भी जाना पड़ता है। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे क्रूर और हत्यारे जैसे इनकी नीतियाँ है, ऊपर से दिखने वाली अलग है और अंदर से अलग है। यही ब्राह्मणवाद है, यही मनुवाद है, यही शिक्षा बंदी का एक हथियार है उनका। तो इसे हम समाज को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नॉलेज इकोनॉमी देश कैसा बनेगा? जिस देश में जातिवाद के ऊपर, धर्म के ऊपर, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस संस्थान में बड़े पैमाने पे ये चलता है, भेदभाव चलता है और हम बोल रहे कि चीन के जैसा, अमेरिका के जैसा हम सुपर पावर बनाएंगे, नॉलेज इकोनॉमी देश बनाएंगे, तो ये पूरी की पूरी खोखली नीति है। आज भी बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, निजी कॉलेज है, उसमें उनको एडमिशन मिलता है, तो हमारे जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, सीधा सीधा उनको शिक्षा से बेदखल करना यही नीति है। कोठारी आयोग से लेकर आरटी एक्ट 2009 तक देश के जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन में खर्चा होना चाहिए, ऐसा तो प्रावधान उन्होंने किया है, पर कितना दिया है? अभी तक 3% से भी कम वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं। अपर्याप्त स्कूल कॉलेज जनसंख्या के ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नीति 2020 में उम्मीद की इस बात की आकलन करें कि क्षेत्र में कितने बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। कम से कम 10 करोड़ या 9 करोड़ बच्चे शाला बाह्य है, जो स्कूल से बाहर है। उसके लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई बोल नहीं रहा है, कुछ भी नियम नहीं बनाए हुए हैं। पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रा की शिक्षा के लिए कम भागीदारी और भागीदारी देने का राष्ट्रीयकरण ही एक मार्ग है। अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमारी शिक्षा की नीति भी राष्ट्रीयकरण के लिए चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो पहला दरवाजा जो है हमारा, पहली जो एंट्री है शिक्षा, उसको ही खत्म करने का प्रावधान है। स्कूल छोड़ने के दर 12वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते यो जो 50% जो स्टूडेंट
छोड़ देते हैं, उनके लिए ना नौकरी है ना रोजगार है। वो छुपी मतलब अंदर दबी हुई रोजगारी के तरफ खेत में, खलियान में, पान ठेले में इधर उधर मजदूरी करते रहते हैं। और ये हमारा सभी का सभी इस देश का मूल निवासी वर्ग है। ग्रामीण पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को पूरी मानवतावाद के तहत उनको बेदखल करना और लोगों को बोलना कि हम ऐसी शिक्षा नीति लाएंगे, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, ये तो खोखली नीति है। और इस खोखली नीति को समाज में लेके जाना है, समाज को उजागर करना है। तभी ये जो प्राइवेटाइजेशन है और व्यावसायिक शिक्षण है, उसके ऊपर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका सुझाव करती है, उसको क्या बोलती है, पाठिंबा देती है। हम मराठी में पाठिंबा बोलते, उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब हम व्यावसायिक शिक्षण की बात करें, पहले जब स्टूडेंट का एडमिशन होता था तो सीधी जो SC ST के बच्चे हैं, आरक्षण के तहत अगर एडमिशन होता है तो ट्यूशन फी में छूट दी जाती थी और सरकार डायरेक्ट उस संस्था को पैसे देते थे। लेकिन 2018 से उन्होंने बदलाव किया है और जब हम मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या अन्य संस्थानों में एडमिशन करने जाते हैं, अगर कोई गरीब लड़का है, टैलेंट है, लेकिन अगर वो पूरी फी नहीं भरता तो उसका एडमिशन नहीं होता। पहले पूरी फीस भरनी पड़ती है, उसके बाद गवर्नमेंट उसके खाते में ट्रांसफ़र करता है। देखो, जिनके पास में अगर 2.5 लाख या मेडिकल कॉलेज की फ़ी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। क्या गरीब का लड़का टैलेंट होने के बाद, नीट पास होने के बाद उनके पास पैसा नहीं आया तो एडमिशन होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमारे लड़कों की व्यावसायिक शिक्षण में भागीदारी कम होती जा रही है। ये जो मतलब रास्ते उनको हम मराठी में अड़वणूक के साधन, मतलब अड़ाने के साहित्य, उड़ाने की एक साजिश बना के इन्होंने पूरी जोर से, इन्होंने तो पूरा देश को तो बेच डाला, पूरी सार्वजनिक संस्थाएं तो बेच डाली। लेकिन जो ये शिक्षा है, शिक्षा को लेके समाज जब आगे बढ़ रहा तो ये शिक्षा में देखो, एक शिक्षा नीति में उन्हें एक बात बनाई 2014 से, मतलब 2014 से उन्होंने शिक्षकों की भर्ती नहीं की। अभी मैं जिस स्कूल से हूँ उसके सभी जगह पे मैं देखती हूँ तो वहाँ पे खाली 50% टीचर है। 50% टीचर को उसकी मनोव्यथा मैं अपनी कविता में बताने जा रही हूँ। मैं 2000 में लिखी थी, लेकिन अभी मेरा यहाँ पे नंबर लगा तो मैं आपको भी सुनाऊँ करके मेरी बता, तो मैं बाद में टीचरों की बताऊंगी। लेकिन ये जो हमारे ट्रेनिंग करना और ये पूरे मेरी मिट्टी मेरा देश, आत्मसम्मान, अच्छा मुख्याध्यापक, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का व्यवस्थापन और ऐसे कुछ भी, इंग्लिश का ट्रेनिंग 50 पहले ही भर्ती नहीं है, फिर से ट्रेनिंग है, फिर से जितना भी परीक्षा ले रहे सब कर रहे, सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन भी दो, ऑफलाइन भी दो। तो मास्टर को सीधा का सीधा वो लिपिक बना के रखा है, उसको क्या बोलते, बाबू बना के रखा है और चपरासी बना के रखा है। वो खिचड़ी पकाने वाला एक खाना पकाने वाली बाई बना के रखा है। तो ये जो शिक्षा नीति क्यों ये जोर शोर से ऐसा शासन काम कर रहा है, जो बोल रहा है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, तो ये शिक्षा नीति देने के क्या ऐसे ही ये है बदलाव है। हमारे टीचर जब बोलते हैं कि नवसाक्षरता अभियान अभी जो लाया गया, जब जनगणना की बात आई तो जातवार जनगणना की बात आई तो ओबीसी की जनगणना नहीं कर सके तो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो उन्होंने एक फंडामेंटल का ये किया, क्या किया कि नवसाक्षरता अभियान हम ये करेंगे। हमको उन्होंने सर्वे दिया, उस सर्वे में उनका आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है, उनका वो अपना वोटिंग कार्ड है, और वो जो उनके पास जो भी नहीं है तो फिर राशन कार्ड है, उसका नंबर लो, वो भी नहीं है तो जो आईडी है उसको कलेक्ट करो तो अकेले की नहीं सबकी करो। फिर क्या करो, उसको ऑनलाइन भी भरो। ऑनलाइन में 35 वो नहीं क्या पूरे कॉलम है, उसको भी भरो। वो कौन भरेगा? वो टीचर ही भरेगा, पढ़ाएगा का वो टीचर ही पढ़ाएगा।
ये स्टूडेंट कैसे बनेंगे फिर? ये बहुजन के स्टूडेंट जो है ये सरकारी स्कूलों में और आजू बाजू के जो भी निजी स्कूल है उसमें जाते हैं और मास्टर 50% पहले से कम है और 50% टीचर यही धंधे में, मतलब महीने के समझो 22 डे अगर स्कूल होता है उसमें के 11 दिन से ज़्यादा अशैक्षणिक अगर हम काम करते हैं तो क्या हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? ऐसा सवाल मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ। ये शिक्षा नीति पूरी बहुजनों को अनपढ़ बनाने का साधन है, जो शिक्षा संपत्ति और क्या ज्ञान से क्या करना, बेदखल करने का काम है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो है या कॉलेजों में जो लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है हमारे छात्रों के, उस स्कॉलरशिप के बारे में बोलती हूँ। जिनके पास मेंटेनेंस के लिए भत्ता मिलता है, जिनके पेरेंट्स का मतलब उत्पन्न मतलब जो आय है वो 2.5 लाख है, उसके नीचे है उसी स्टूडेंट को मेंटेनेंस भत्ता मिलता है। और ये मेंटेनेंस भत्ता ग्रेड 1 में 12 मतलब 1200 और ग्रेड 2 में 820 और ग्रेड 3 में 510 सीधा और 4 में 380। अगर हम बोलते हैं कि इक्वालिटी है, सबको शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, ऐसा अगर संविधान बोलता है तो फिर ये जो मेंटेनेंस भत्ता है उसमें फर्क क्यों है? ऐसा पूछने वाला समाज, ऐसा पूछने वाला पेरेंट्स हमको निर्माण करना पड़ेगा, तभी हम बड़े जन आंदोलन के साथ खड़े हो सकेंगे। हम पेरेंट्स का संगठन बनाना पड़ेगा, हमें शिक्षण की परिषद बनानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में चल रही अभी हमारा गेडामगुड़ा नाम का, मैं गेडाम की लड़की हूँ, मड़ावी की बहू, गेडामगुड़ा स्कूल बनाए हमारे लोगों ने बनाए, पूरा आदिवासी है। वो ISO उसको ये मिला, मानांकन मिला। लेकिन जब शासन का GR आया कि 20% संख्या के नीचे जो इसके नीचे जो स्टूडेंट है उस स्कूल सभी बंद किया जाते, तो तब वो स्कूल बंद हुआ तो लोग जो घर में जब मौत होती है ऐसे रोए और खाना पीना छोड़ दिए थे। लोगों ने जो स्कूल बनाई, लोगों ने उसका मेंटेनेंस किया, लोगों ने ISO बनाया, तो फिर तोड़ने का अधिकार सरकार क्यों? क्या ये संविधान का पूरा उल्लंघन नहीं है? अगर ये संविधान का उल्लंघन है तो हम कब तक चुप बैठेंगे? छात्रवृत्ति में जो ये भेदभाव है, जो योजना में भेदभाव है, अगर हम अंबानी के स्कूल की बात करते 2003 में उन्होंने बनाई है बम्बई में, सभी सेलिब्रिटी के लड़के वहाँ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और आगे बड़े पैमाने पे वो अर्थार्जन भी करते हैं। क्या हमारे लड़कों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए? ऐसा नहीं लगता? क्या हम अगर भारत के लोग, भारत का संविधान बनाया है और भारत के सभी पिछड़ा और सभी लोगों के साथ चलने का वादा किया है और अनुच्छेद 46 हो, अनुच्छेद 54 हो या 64 हो, तो क्या हम शिक्षा के तहत न्याय दे रहे हैं? स्टूडेंट को न्याय दे रहे, बहुजनों को, बच्चों को न्याय दे रहे? क्या ऐसे नीति को हम एक क्रूरता, एक मर्डर करने वाले लोग, ये आतंकवादी लोग बोलने में क्या हद जाएगा? ये पशुवैद्यकीय जो खेती है हमारे देश में 70% जो खेती पे देश चलता है, देश की GDP भी उसके ऊपर चलती है, तो खेती विकास में कितना डाला? जैसे कि पशुवैद्यकीय महाविद्यालय है भारत में ओनली 100 है। अगर ये उसमें अगर डेवलप करे जाए, किसान में डेवलपिंग होंगी तो स्टूडेंट को काम मिलेगा ना। कॉलेज भी बढ़ाना चाहिए, उसकी एजुकेशन में गुणवत्तापूर्ण देना चाहिए, मतलब कौशल्य देना चाहिए, नया क्या क्या ऐड करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मेडिकल शिक्षा में पर्याप्त सीट है, 500 से कम मेडिकल कॉलेज है। इस साल में कुछ मेडिकल कॉलेज बंद भी किए गए, इसके कारण सीटें कम हुई है, जिसके पास
ज़्यादा पैसा है वो दौड़ रहा है। और जो निजी संस्थाएं हैं जहाँ पे शिक्षा की बात की जाती है वहाँ पे 25% का आरक्षण वो उनके माता पिता के आय के ऊपर देना, मतलब संविधान का सीधा सीधा आरक्षण को खत्म करना, अपना मौलिक अधिकारों को खत्म करना, ये नीति का काम चल रहा है। इस तरह इस शिक्षा नीति से छात्रा, सामान्य जनता, शिक्षक परेशानियों में है। हल करने का कोई सुझाव नहीं आ रहा, खासकर पिछड़ा वर्ग के लिए कोई ठोस कार्यक्रम इस नीति में नहीं है। इस कोचिंग कल्चर को बढ़ावा देना, मतलब देखो सरकार ने क्या किया, अगर आपको IIT जाना है, NIT जाना है, JEE की परीक्षा दो, परीक्षा जो उसको वो क्वालिफाई करो, क्वालिफाई अगर नहीं होंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं, फिर हो भी गए और गरीब है तो फिर भी आपका मतलब नहीं, मतलब सीधा सीधा ये शिक्षा हमको छीनने का कार्यक्रम है। स्पष्ट सबसे गलती से ये भी कह नहीं सकते हम कि ये जो जाति के और धर्म के आधारित जो निजी संस्थानों पे कार्यक्रम चल रहा है और ये राष्ट्र निर्मित की बात अगर सरकार करता है तो सरकार ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये धर्म और जाति को कब खत्म करेगी, उसका कोई प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं है। तो हमारे लड़के ऐसे तैसे करके भी जाएंगे तो फिर जातिवाद से प्रताड़ित होंगे, मारे जाएंगे और सीधा सीधा RT एक्ट और संविधान का उल्लंघन है। और जाति के आधार पर आरक्षण को बंद करना और पिछड़े वर्गों को शिक्षा से वंचित करना, सामान्य जनता को पूरे के पूरे बेदखल करना और ये मनुवाद का राज्य चलाना और गुलामी में धकेलने का कारण है। मैं एक शिक्षा के ऊपर, मैं खुद एक टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। मैंने 10वीं पास की थी, आरक्षण के जोर पे मैं अप्रशिक्षित शिक्षक D.Ed न करते हुए मैं टीचर बनी। टीचर बनने के बाद मैं D.Ed, B.Ed, MA इकोनॉमी में मैंने किया। उसके बाद में मैं 2006 को बामसेप में आई। बामसेप की निर्मित 1973 की है और मेरा बर्थ भी 73 का है, 1973 का है। तो ये मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज इनको भी 50 साल हुए, मुझे भी 50 साल हुए। तो मैं शिक्षा की व्यथा रखना चाहती हूँ आपके पास। आज की शिक्षा नीति क्या है, एक कम शब्द में बोलना चाहती हूँ, बाकी वक्तागण को टाइम देना चाहती हूँ। शिक्षा शिक्षा, टीचर की भाषा बोल रही हूँ। शिक्षा शिक्षा कैसे पढ़ाऊँ शिक्षा, सोचता है मास्टर, सोचता है मास्टर। 2000 में मैंने लिखी थी, लेकिन अभी आज के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा धोरण आया, शिक्षित कर तो रहो सबको, सब ऐसे बोला। सर्वे करो, शौचालय बनाओ, सर्वे करो, शौचालय बनाओ, कितना ग्राम होता उसका हिसाब भी रखो। ये जो शौचालय है ना, उसका ग्राम में वो टैंक कितने में भरता है उसका भी हिसाब देना पड़ता है भारत स्वच्छता अभियान के तहत। सर्वे करो, शौचालय बनाओ, कितना ग्राम होगा हिसाब रखो। गोदरी मुक्ति के लिए रास्ता देखो, ये टीचर का काम है। वो जो रास्ते पे शौचालय करते हैं उसको फूल देना है हमको सुबह उठ के। हाँ ऐसा है, ऐसे पतक है, वीडियो भी हमारे साथ में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी काम हमने किया। तो मैंने लिख दिया कितना ग्राम होगा हिसाब भी रखो। गोदरी मुक्ति के लिए रास्ता देखो। माता पालक बालक संपर्क में रहो, शरीर और मन की रक्षा करो, इसलिए योगा अभ्यास अध्ययन में डालो। योग का अभ्यास भी करना पड़ेगा, तभी तो टीचरों की मानसिकता अच्छी रहेंगी कि नहीं, नहीं तो पागल हो जाएंगे वो। पिछले छात्र का जो पीछे है स्टडी में उनका उपचार करे, स्कॉलरशिप पढ़ाओ, न्यास पढ़ाओ, फीसा भी पढ़ाओ। जो वर्ल्ड लेवल की एग्जाम है उसमें भी लड़के आने चाहिए। अगर ट्रेनिंग है तो जल्दी रिलीव हो, 1 मिनट में रिलीव हो जाओ, पढ़ते रहो, लिखते रहो, ऑनलाइन अपडेट रहो, वर्ल्ड लेवल का टारगेट रखो, स्कूल बनाओ, झाड़ू लगाओ, मेरी मिट्टी मेरी देश के नारे भी लगाओ, शहीदों की नमन के लिए 400 रुपये खर्चा करके मिट्टी दिल्ली भेजो, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पानी बचाने के लिए बांध बनाओ, दिव्यांगों के लिए रैंप बनाओ, गांव के संबंध जरा सुधार के रखो। महीने में 7-8
सभाएं करो, परीक्षा के मार्क ऑनलाइन ऑफलाइन भरो और अर्जेंट दस्तावेज जल्दी भेजो। हम बोलेंगे तब योजनाएं बाजू में रखो, टाइम का काम टाइम लिमिट में करो। झूठ सही पर अहवाल भेजो, मास्टर इस कारण हो रहे हैं पागल। माताओं को वीडियो दिखाऊं, शाला व्यवस्थापन के साथ सभा करूं, मीना राजू मंच, एथलेटिक्स, स्कॉलरशिप, असर न्याय पिसा पढ़ाऊं। कल क्या आदेश आएगा, क्या बुजुर्गों को पढ़ाऊं? कल क्या आदेश आएगा उसका अंदाजा लगाओ, और नहीं तो क्या इस नौकरी से पागल हो जाओ। टीचर से तो सासुर वासनी अच्छे, बहू अच्छी है, कब्जे में रहती होगी, लेकिन बच्चों के ऊपर संस्कार तो करती है, संस्कार तो करती है। इसी साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।